रात के सन्नाटे को चीरती हुई एम्बुलेंस की आवाजें अक्सर डर पैदा करती हैं, लेकिन आज रात आरजे अर्जुन के लिए वह डर उसकी अपनी कार की हेडलाइट में छिपा था। अर्जुन, जो शहर का सबसे चहेता रेडियो स्टार था, आज अपने ही बुने हुए झूठे जाल में फंसने वाला था। रात के 2:15 हो रहे थे। अर्जुन अपने रेडियो शो द डार्क नाइट मिड ब्रेक में था। उसने अभी अभी अपनी कॉफी का घूंट भरा ही था कि स्टूडियो के इंटरकॉम पर एक अनजान कॉल आई। यह कॉल समीर, उसका असिस्टेंट, ने ट्रांसफर नहीं की थी। वह सीधे उसके प्राइवेट कंसोल से आई थी। अर्जुन, जिस हाईवे पर तुमने आज सुबह अपनी कार दौड़ाई थी, वहां कुछ छूट गया है तुमसे। एक भारी और फटी हुई आवाज गूंजी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। सुबह 4 बजे वह नशे की हालत में घर लौट रहा था। उसे धुंधला सा याद था कि उसकी कार किसी चीज से टकराई थी, लेकिन उसे लगा कौन बोल रहा है? शायद कोई यह मजाक आवारा बंद कुत्ता करो, रहा होगा। वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। अर्जुन ने कड़क आवाज कर कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। पुलिस पुलिस तो खुद तुम्हें ढूंढ रही है अर्जुन, लेकिन वे गलत जगह देख रहे हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुमने किसे मारा है, तो अभी स्टूडियो से निकलो, अपनी कार उठाओ और पुराने सेक्टर 12 के बंद पड़े कब्रिस्तान के गेट नंबर 3 पर जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। अगर नहीं आए तो तुम्हारी कार के डैश कैम की वह फुटेज, जिसमें उस लड़के का चेहरा साफ दिख रहा है, वायरल हो जाएगी। कॉल कट गई। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। डैश कैम। उसे याद आया कि उसकी डैश कैम बंद नहीं किया था। अर्जुन ने बिना किसी को बताए स्टूडियो के पिछले दरवाजे खोला और अपनी काली एसयूवी में बैठ गया। शहर सो रहा था, लेकिन अर्जुन की धड़कनें किसी भागते हुए कैदी की तरह तेज थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। वाइपर के चलने की चूं चूं आवाजें उसे चिढ़ा रही थी। वह कब्रिस्तान की तरफ भाग रहा था। अचानक उसकी गाड़ी के रेडियो पर अपने आप शोर होने लगा, खर्र खर्र, और फिर वही आवाजें गूंजी। गाड़ी धीरे चलाओ अर्जुन, इसी मोड़ पर तो तुमने उसे टक्कर मारी थी। अर्जुन ने तेजी से ब्रेक मारा। टायर सड़क पर घिसटते हुए चीख उठी। उसने बाहर देखा। वही मोड़ था, वही पेड़ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सड़क के किनारे एक टूटी हुई लाल चूड़ी पड़ी थी, जो हेडलाइट की रोशनी में खून की तरह चमक रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से बाहर निकला। बारिश का ठंडा पानी उसके शरीर को भिगो रहा था। वह उस चूड़ी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे उठाना चाहा, उसे झाड़ियों के पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ। अर्जुन पीछे हट गया। कौन है वहां? बाहर आओ। कोई बाहर नहीं आया। वहां सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन जब वह वापस अपनी गाड़ी में बैठा, तो उसकी कार के पीछे वाले शीशे पर भाप से लिखा हुआ था, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अर्जुन सेक्टर 12 के कब्रिस्तान पहुंचा। रात के अंधेरे में वहां के ऊंचे पेड़ किसी कंकाल की तरह लग रहे थे। गेट नंबर 3 खुला था। वह टॉर्च लेकर अंदर गया। वहां एक ताजी कब्र दिखी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक फोटो चिपकी थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी डाली और उसकी चीख निकल गई। वह फोटो किसी लड़की की नहीं, बल्कि अर्जुन की खुद की फोटो थी, जिस पर लाल रंग से क्रॉस बना था और नीचे आज की तारीख लिखी थी। यह क्या बकवास है? अर्जुन चिल्लाया। तभी उसे दूर एक परछाई भागती हुई दिखी। वह कोई आदमी था जिसने लंबे काले रंग का ओवरकोट पहना था। अर्जुन उसके पीछे भागा। वह डर से ज्यादा गुस्से में था।
उसे लगा कि यह समीर का काम है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। भागते भागते वह कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में बनी एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। अंदर एक हल्की सी मोमबत्ती जल रही थी। अर्जुन ने लात मारकर दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर उसका खून जम गया। दीवारों पर अर्जुन की हजारों तस्वीरें लगी थी। उसके घर के अंदर की तस्वीरें, उसके सोते हुए की तस्वीरें, उसके स्टूडियो की तस्वीरें और बीच में एक मेज पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। अर्जुन ने प्ले बटन दबाया। रिकॉर्डर से अर्जुन की अपनी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वह आज की नहीं थी। वह 5 साल पुरानी एक बातचीत थी। वह अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह लड़की, वह अब नहीं बचेगी। मुझे उसे कहीं ठिकाने लगाना होगा। अर्जुन के पैर कांपने लगे। यह रिकॉर्डिंग तो उसने कभी की ही नहीं थी। उसने यह बात सिर्फ अपनी माँ से कही थी, जिनकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। तो यह रिकॉर्डिंग यहाँ कैसे आई? झोपड़ी का दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। खोल इसे समीर, मुझे पता है तू यहीं है, बाहर आ। बाहर से एक शांत आवाज़ आई, मैं समीर नहीं हूँ अर्जुन। समीर तो 2 घंटे पहले ही मर चुका है। अर्जुन सन्न रह गया। क्या? झूठ मत बोलो। अपनी कार की डिग्गी खोलकर देखी होती तो यह सवाल नहीं पूछते, आवाज़ ने कहा। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई कब्रिस्तान की तरफ आ रही थी। उसे समझ आ गया कि उसे फंसाया गया है। अगर पुलिस को समीर की लाश उसकी कार में मिली तो वह कभी बेगुनाह साबित नहीं हो पाएगा। वह खिड़की तोड़कर बाहर कूदा और जंगलों के रास्ते शहर की तरफ भागा। उसे अब खुद इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि वह तीसरा आदमी कौन है जो उसके हर राज को जानता है। अर्जुन भागते हुए अपने पुराने दोस्त विक्रम के घर पहुंचा, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। विक्रम ने अर्जुन की हालत देखी और उसे अंदर बुलाया। विक्रम, कोई मुझे मारना चाहता है। वह मेरे अतीत के बारे में सब जानता है। उसने समीर को मार दिया और अब पुलिस मेरे पीछे है, अर्जुन ने हाँफते हुए कहा। विक्रम ने उसे पानी दिया और शांत किया। तसल्ली से बताओ अर्जुन, क्या तुमने उस लड़की के बारे में किसी और को बताया था, उस एक्सीडेंट के बारे में? नहीं विक्रम, सिर्फ माँ को पता था और शायद उस रात एक गवाह था। मुझे याद है, जब मैं भाग रहा था तो मैंने आईने में एक साइकिल सवार को देखा था, लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं चेहरा नहीं देख पाया। विक्रम कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपना लैपटॉप खोला। अर्जुन, उस लड़की का नाम अंजलि था। मैंने इस केस पर गुपचुप तरीके से काम किया था क्योंकि मुझे शक था कि तुम इसमें शामिल हो। लेकिन अंजलि का कोई भाई नहीं था, कोई परिवार नहीं था। वह एक अनाथालय में पली बड़ी थी। तो फिर यह सब कौन कर रहा है? अर्जुन ने पूछा। विक्रम ने अर्जुन की तरफ एक पुरानी फाइल बढ़ाई। अर्जुन अनाथ जरूर थी, लेकिन अनाथालय में उसका एक बहुत करीबी दोस्त था। वे भाई बहन की तरह थे। उसका नाम था आर्यन। आर्यन? कहाँ है यह अब? विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। आर्यन ने 3 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। उसने अपना नाम, अपना चेहरा, अपनी पहचान सब बदल ली ताकि वह उस इंसान के करीब जा सके जिसने अंजलि को मारा। अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि समीर तुम्हारी जिंदगी में अचानक कैसे आया? अर्जुन के दिमाग में बिजली चौंकी। तुम्हें कैसे पता चला कि समीर ही आर्यन था? विक्रम धीरे से मुस्कुराया और अपनी अलमारी से एक काला ओवरकोट निकाला। वही कोट जो अर्जुन ने कब्रिस्तान में देखा था। विक्रम, क्योंकि समीर आर्यन नहीं था अर्जुन। समीर तो सच में एक बेगुनाह
असिस्टेंट था जिसे मैंने इस्तेमाल किया। आर्यन मैं हूँ। विक्रम के हाथ में वही काला ओवरकोट था और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त ही उसका कातिल है। विक्रम, तुमने यह सब किया? समीर को तुमने मारा? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम ठहाका लगाकर हंसा। अर्जुन, तुम हमेशा से बेवकूफ थे। तुम्हें सच में लगता है कि मैं आर्यन हूं और तुम्हें लगता है कि समीर मर चुका है। तभी कमरे का पिछला दरवाजा खुला और वहां समीर खड़ा था। वह जिंदा था और उसके हाथ में एक गन थी। अर्जुन को लगा कि अब वह नहीं बचेगा। समीर और विक्रम मिल चुके थे। अर्जुन सर, समीर ने ठंडी आवाज में कहा। विक्रम कोई डिटेक्टिव नहीं है, यह मेरा बड़ा भाई है। हमने मिलकर यह पूरा नाटक रचा ताकि हम आपसे वह सच उगलवा सके जो आपने 5 साल पहले दबा दिया था। लेकिन समीर रुका। उसके चेहरे पर अचानक खौफ छा गया। उसने गन विक्रम की तरफ तान दी। लेकिन क्या? अर्जुन चिल्लाया। लेकिन जिस अंजलि का नाम लेकर हम आपको डरा रहे थे, वह अंजलि मेरी बहन नहीं थी। समीर की आवाज लड़खड़ाने लगी। विक्रम, तुमने मुझे झूठ बोला। तुमने कहा था कि अर्जुन ने हमारी बहन को मारा है, इसलिए मैं इस खेल में शामिल हुआ। लेकिन आज जब मैंने कब्रिस्तान में उस असली अंजलि की फाइल देखी तो पता चला कि उसकी मौत तो बीमारी से हुई थी। विक्रम का चेहरा एकदम से बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखों में पागलपन उतर आया। चुप कर समीर, तुझे क्या लगा मैं किसी अंजलि के लिए यह सब कर रहा हूँ? मुझे किसी अंजलि से कोई मतलब नहीं है। विक्रम ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। उसमें अर्जुन और विक्रम कॉलेज के दिनों में साथ खड़े थे और उनके बीच एक तीसरा लड़का था, आदित्य। याद है आदित्य? विक्रम ने चीख कर पूछा। 5 साल पहले जिस रात तुमने उस लड़की को टक्कर मारी थी, उसी रात तुमने घबराहट में आदित्य को फोन किया था। तुमने उसे मदद के लिए बुलाया था। आदित्य वहां आया, उसने तुम्हारी मदद की, उसने लाश को ठिकाने लगाने में साथ दिया। लेकिन तुमने क्या किया अर्जुन? अर्जुन की आंखों में पुरानी यादें ताजा होने लगी। तुमने डर के मारे आदित्य को ही कार से कुचल दिया ताकि कोई गवाह न रहे। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य मेरा सगा भाई था। तुमने अंजलि को मारा या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने अपने उस दोस्त को मार दिया जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। इससे पहले कि विक्रम ट्रिगर दबाता, बाहर पुलिस की गाड़ियों का सायरन गूंजा। समीर ने घबराहट में गोली चलाई जो छत पर जा लगी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अर्जुन खिड़की से बाहर कूद गया। अब अर्जुन के पीछे पुलिस भी थी और पागल हो चुका विक्रम भी। अर्जुन को अब खुद को बचाना था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी। अगर विक्रम को यह सब पता था तो वह कब्रिस्तान वाली रिकॉर्डिंग कहाँ से आई जिसमें अर्जुन अपनी माँ से बात कर रहा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि कोई और भी है जो इस खेल को कंट्रोल कर रहा है। वह भागते हुए शहर के उस पुराने अनाथालय पहुंचा जहां अंजलि रहती थी। उसे लगा कि शायद वहीं से कोई जवाब मिले। रात के 3:30 हुए थे। अनाथालय पुराना और खंडहर हो चुका था। अर्जुन अंदर गया। वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। यहाँ अंजलि नाम की कोई लड़की रहती थी? अर्जुन ने पूछा।
बूढ़े ने उसे अजीब नजरों से देखा। अंजलि साहब, अंजलि तो यहाँ कभी थी ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ लड़कों का अनाथालय है। अर्जुन के होश उड़ गए। क्या? लेकिन विक्रम ने कहा था, समीर ने कहा। साहब, आप जिस अंजलि की बात कर रहे हैं वह कोई लड़की नहीं थी। चौकीदार ने एक पुरानी डायरी दिखाई। अंजलि उस पुरानी डिटेक्टिव एजेंसी का नाम था जो 10 साल पहले यहाँ हुआ करती थी। उसका मालिक एक पागल आदमी था जो लोगों के राज जानकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। अर्जुन ने उस डायरी के पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, RJ और उसके नीचे एक पता था। वह पता किसी और का नहीं बल्कि अर्जुन के अपने घर का था। अर्जुन पागलों की तरह अपने घर भागा। उसे लगा कि उसके घर के अंदर ही कोई छिपा है। वह अपने बेडरूम में पहुंचा। वहां सब कुछ बिखरा पड़ा था। तभी उसे अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखा। उसने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा कंट्रोल रूम था। वहां दर्जनों स्क्रीन लगी थी जो अर्जुन के पूरे घर और यहाँ तक कि उसके रेडियो स्टूडियो को भी लाइव दिखा रही थी। वहां एक कुर्सी पर कोई बैठा था। कुर्सी धीरे से घूमी। अर्जुन की चीख निकल गई। आकाश ने मास्क उतारा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। कैसा लगा अर्जुन? 5 साल से मैं इसी अंधेरे कमरे में बैठकर तुम्हारी आलीशान जिंदगी देख रहा हूँ। वह एक्सीडेंट तुमने नहीं, मैंने किया था। मैंने तुम्हारी कार चुराई थी और जब तुमने आदित्य को मारा तो वह भी मैंने ही देखा था। तो वह रिकॉर्डिंग, वो कब्रिस्तान, वो सब? अर्जुन हकलाने लगा। सब मेरा प्लान था, आकाश ने कहा। मैंने विक्रम को उकसाया। मैंने समीर को झूठी फाइलें दी। मैं चाहता था कि तुम खुद अपने गुनाहों को कबूल करो ताकि मैं तुम्हारी जगह ले सकूं। अब पूरी दुनिया को पता है कि RJ अर्जुन एक कातिल है। तुम जेल जाओगे और मैं प्लास्टिक सर्जरी कराकर नया अर्जुन बनकर दुनिया के सामने आऊँगा। तभी पुलिस कमरे में दाखिल हुई। उनके साथ विक्रम और समीर भी थे। आकाश ने मुस्कुराते हुए सरेंडर कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अर्जुन, हमें सब पता चल गया है लेकिन एक समस्या है। क्या? अर्जुन ने पूछा। हमने अनाथालय के उस चौकीदार से बात की। उसने कहा कि वहाँ कभी कोई आकाश नाम का लड़का या कोई गुप्त कमरा था ही नहीं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वह गुप्त कमरा गायब था। वहाँ सिर्फ एक सादी दीवार थी। आकाश भी वहाँ नहीं था। विक्रम और समीर भी गायब थे। अर्जुन अकेला पड़ गया। उसके हाथ में वही साइनाइड वाली चाय का कप था। रेडियो स्टेशन का मैनेजर अंदर आया। अर्जुन, तुम कहाँ गायब हो गए थे? शो लाइव है। तुम पिछले 20 मिनट से माइक के सामने बैठकर खुद से ही बातें कर रहे हो और अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे हो। अर्जुन ने स्टूडियो के शीशे में अपनी परछाई देखी। उसकी आंखें लाल थी। उसे समझ आया कि विक्रम, समीर, आकाश और वह अंजलि कोई भी सच नहीं था। वह एक मानसिक बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो चुका था। अपने ही अपराध के बोझ ने उसके दिमाग के कई टुकड़े कर दिए थे। वह खुद ही कातिल था, खुद ही इन्वेस्टिगेटर और खुद ही ब्लैकमेलर। उसने रेडियो का माइक ऑन किया। शहर अब भी सुन रहा था। दोस्तों, आज की अनकही कहानी पूरी हो गई और इसका कातिल मैं हूँ। उसने टेबल पर रखा वह चाय का कप उठाया जिसमें साइनाइड मिला हुआ था। इस बार उसने एक पल भी नहीं सोचा और पूरी चाय एक सांस में पी ली।
स्टेशन में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे दूर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। अदरक थोड़ी ज़्यादा है ना? अर्जुन मुस्कुराया और हमेशा के लिए सो गया।